नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे दोस्त लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस एपिसोड में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? तो एक पर्सन की स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, हेल्थ कैसी है उस इंसान की, ये सब चीज़ें प्लस कर देंगे तो एक इंसान की कैपिटल बन जाती है। जैसे बिजनेस की कैपिटल से मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट सब चीज़ें खरीदी जाती हैं, वैसे ही इंसान की स्किल, एबिलिटीज, एक्सपर्टीज से वो अपना वेलबींग खरीदता है और सोसाइटी को बेनिफिट देता है आगे। तो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की कैपिटल फॉर्म हो, ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंसड हो, एक्सपर्टीज उनकी बढ़े, उनकी हेल्थ अच्छी हो, वो एजुकेटेड हो। तो कैसे हो पाएगा ये पॉसिबल? तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें 5 खर्चे करने होंगे। नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन से एक इंसान की प्रॉपर यूटिलिटी निकल कर आएगी, प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। लेबर स्किल एजुकेटेड पर्सन की हमेशा एक्सीड करेंगी एज अगेंस्ट अनएजुकेटेड पर्सन। एग्जाम्पल, स्किल्स ऑफ डॉक्टर विल ऑलवेज बी फार मोर एज कंपेयर टू अ कंस्ट्रक्शन वर्कर। एजुकेशन से हम कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम प्रोड्यूसर बन पाएंगे, कुछ नया इनोवेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर इनोवेशन लिखा हुआ है। सही चॉइसेस कर पाएंगे, सोसाइटी में प्राइड के साथ स्टैंड करेंगे कि सी वी आर वर्किंग एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स। ओनली एजुकेटेड पर्सन कैन स्टैंड बेटर इन द सोसाइटी। चलो वो एक सेकेंडरी पर्पस है। आप अर्न अच्छे से कर पाओगे, दैट इज प्राइमरी। आप इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो 4 लोग आपको भी प्रेज करेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है। चलो खुद अपने अच्छे से लाइफ जी पाओगे, वो मेन चीज़ है। हेल्थ केयर, अगर कोई पर्सन बीमार है, अंडर नरिश्ड है, खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा, वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसका वेलबींग जब अफेक्टेड है तो उसका किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। सिक लेबर, काम से भी छुट्टी रहेगा, एब्सटेन रहेगा वर्क करने से, घर पे पड़ा रहेगा। तो इसीलिए अगर कोई बीमार पड़े तो बीमारी में इलाज करवाओ, पैसे मत बचाओ। थोड़े पैसे खर्च कर कर अगर सही इलाज मिल सकता है तो डॉक्टर से डेफिनेट ट्रीटमेंट लो। किसी पर्पज से ही डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बैठते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, ताकि लोगों की वेलबींग को सुधार पाए। और अगर खुद से क्या कर सकते हो, अच्छा खाना खाओ और अल्टीमेटली प्रिवेंटिव मेडिसिन। जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसको प्रिवेंटिव वैक्सीन लगती है, और कोविड के टाइम पर भी एडल्ट्स को कोवैक्सीन, कोविशील्ड के इंजेक्शंस लगे थे ताकि बीमारी को प्रिवेंट करा जा सके। फिर अगर कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बीमार पड़ जाओ कोई भी, तो उसको क्योर करना है। हालांकि एक स्टेटमेंट हम सबने सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट अगर कोई बीमार पड़ गया तो क्यूरेटिव दवाई हमेशा हाजिर है। सोशल मेडिसिन, अवेयरनेस क्रिएट करो। कोविड के टाइम पे याद है गवर्नमेंट कितना अवेयरनेस क्रिएट कर रही थी, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे थे, साबुन से हाथ धोइए, कॉलर ट्यून लगा रखी थी। तो वो सोशल अवेयरनेस है, सोशल मेडिसिन है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हम सबके घर में रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ प्लांट लगा होगा, तो गवर्नमेंट ने भी, देखो कॉर्पोरेशन का पानी वो जितना फिल्टर कर पाए उतना करते हैं, बट आरओ इज मस्ट इन इंडिया। सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, गार्बेज को कैसे डिस्पोज करना है, घर में वॉशरूम की अवेलेबिलिटी होनी मस्ट है। तो ये सब चीज़ों पे खर्चा तो हम ही लोग करेंगे ना, कोई और थोड़ी करेगा। माइग्रेशन, अगर आपको कहीं अच्छी सैलरी मिल रही है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड आई एम सॉरी टू से इंटरनेशनल एज वेल, तो इकोनॉमिक्स एक तरफ से बोलती है माइग्रेट करो, दूसरी तरफ प्रॉब्लम बताते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन मतलब कि तुम्हारा दिमाग ड्रेन होके किसी और देश को जाके फायदा दे रहा है। तुमने पढ़ाई लिखाई यहाँ पर करी, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पाला पोसा बड़ा करा, तुम जाके फायदा दे रहे हो किसी दूसरे देश को, तो वो प्रॉब्लम है। बट अब क्या करें, तुम्हारा तो बेनिफिट हो रहा है ना, और जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहां का तो चलो बेनिफिट दे रहे हो, थोड़े पैसे यहाँ पर भी भेज देना जब बाहर जाओगे। तो अब क्या करें, अब माइग्रेशन में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले किसी हाई कैलिबर वाले इंसान को, किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को, टीचर को, अकाउंटेंट को, तो वो क्यों नहीं जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट इज टू बी आंसर्ड। नो, तो अगर तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकल रहा है और वहाँ लिविंग कॉस्ट निकल रही है, बिजली का, पानी का खर्चा, तो चले जाओ और अर्निंग कमाओ। ठीक है, सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को भूल मत जाना जिन लोगों ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा करा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली ये फर्म के अंदर ही हो जाती है, पर कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसके लिए ऑफ कैंपस भेजना पड़ता है। अब कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रेनिंग है या फिर कोई मशीन रिलेटेड ट्रेनिंग है जो फैक्ट्री में वर्कर को नहीं दी जा सकती, तो उनको कहीं ऑफ कैंपस भेजा जाएगा जहाँ से उनका टाई अप होगा, या कोई पुरानी मशीन रखी होगी वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। अब फर्म को खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग के ऊपर वर्कर्स की, पर ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाना चाहिए। भाई अगर वो बिना ट्रेनिंग के काम करे, मशीन में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, वर्कर की लाइफ थ्रेटन पे आ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, उससे तो बेटर है कुछ थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट आप खर्च कर दो उसकी ट्रेनिंग पे। उसको भी काम करने में मजा आएगा जब उसको तरीका समझ में आएगा, और आपको वो रिटर्न काफ़ी
मच हायर देगा एज कंपेयर टू जितना आप उसकी ट्रेनिंग में अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन, इसको हम ना काफी लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, आई एम सॉरी टू से, बट हम लोग ना गूगल को और एआई को मान के बैठे हुए हैं कि ये हमारे बारे में सब जानता है, हमें आगे जाके बीकॉम करनी है, बीबीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, जो भी आप लोगों को करना है। मैं आपके करियर को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट अगर हम किसी करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट से एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवा के इस चीज का पता लगा ले कि आने वाले टाइम में किन चीजों की जॉब में ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, मतलब किस कॉलेज में वो कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ पर कितनी फीस है, आने वाले टाइम में किस प्रोफेशन में कितनी सैलरी है, तो वो हमारे लिए कस्टमाइज प्लान क्रिएट करके दें, तो वो बेटर नहीं है। और ये लोग ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते हैं, लेट मी टेल यू, द अमाउंट रेंजेस बिटवीन 2000 to 10,000। पर तुम किसी गलत कॉलेज में चले जाओ, मतलब जिसमें कॉलेज सारे अच्छे होते हैं, पर अगर तुम्हारे रिलेटेड कोई वहाँ पे गलत कोर्स में तुमने एडमिशन ले लिया, अल्टीमेटली जो तुम्हें करना था वो तुम्हें खुद ही क्लियर नहीं था, तो उससे तो बेटर है कि तुम पहले खुद इन्फॉर्मेशन पे पैसा खर्च करो, ताकि तुम खुद अपना कैलिबर जान पाओ कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। फाइन, तो इस पे खर्चा करना पड़ेगा, ये तुम्हारी किताब एनसीईआरटी में बताया गया है, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम किस जॉब में जाओगे, क्या सैलरी है, क्या स्किल तुम्हें ज़रूरत है, क्या कॉस्ट तुम्हारी कॉलेज में फीस की आएगी, ताकि तुम सही डिसीजन लो और अपने तुम मैन पावर को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करो। अब लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बात ऐसी है कि एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट दोनों कर रहे हैं नेशनल इनकम में, पर ज्यादा कौन कर रहा है? हम लोग इसका आंसर जानते हैं, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। लेबर स्किल एजुकेटेड पर्सन की ज्यादा होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। और अल्टीमेटली एजुकेटेड पर्सन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, हेल्थ उसकी जनरली अनइंटरप्टेड रहेगी और वो लंबे टाइम के लिए काम कर पाएगा। कैसे? जब वो एजुकेटेड है, उसकी हेल्थ वगैरह सही है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, शायद कुछ नया इनोवेट कर पाए। नई टेक्नोलॉजी अगर कल को आ जाए कि सॉफ्टवेयर में चेंज हो रहा है, तो जो एजुकेटेड पर्सन है वो उसको अडॉप्ट कर जाएंगे, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा टेक्नोलॉजी को। ठीक है, एजुकेशन से ही तुम्हें सही नॉलेज मिलती है, तुम सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हो, नई इन्वेंशन इनोवेशंस को तुम अडैप्ट कर पाते हो। फाइन, तो ये सब चीज़ें एक एजुकेटेड पर्सन ही हैंडल कर सकता है, एक हेल्दी पर्सन ही हैंडल कर सकता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वो अडैप्ट करे और अपनी स्किल्स में एडवांसमेंट करके कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा ये नीचे जाएगा, कॉज ड्रॉप इफेक्ट इट विल गो डाउन। इट इज नॉट नेसेसरी इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन, यू विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू दी इकोनॉमी। तो जरूरी नहीं है कि जैसा ये कॉज और इफेक्ट आ रहा है वैसे ही ये कॉज और ये इफेक्ट आए। ऐसा क्यों? एम्पेरिकल एविडेंस ने ये दिखाया कि इट्स नेबुलस, मतलब कि इट्स डाइसी, इट्स कंफ्यूजिंग, कि इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग ऑन हिज हेल्थ और एजुकेशन ही विल डेफिनेटली बी अ प्रोडक्टिव सोर्स फॉर द इकोनॉमी। व्हाई? हम जनरली ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितने साल स्कूल में पढ़ा, हम ये देखते हैं कि एक क्लास में कितने मतलब स्टूडेंट्स हैं एक टीचर के लिए। अब अगर कम बच्चे हैं तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी के बारे में भी बात करनी ज़रूरी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हेल्थ इंडिकेटर कि लोग कितने महंगे हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा रहे हैं, देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चल रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, तो इससे थोड़ी सिर्फ आपका हेल्थ स्टेटस कंट्री का डिसाइड हो सकता है ना। तो इसीलिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा एजुकेशन और हेल्थ को प्रॉपर तरीके से। और देखिए ये कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि दो रोड आपस में मिल रही है, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों आपस में आके मिलती है, बिल्कुल मिलती हैं एक लिमिट तक। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करो हेल्थ एजुकेशन में और आप कंट्री के लिए फायदा नहीं दोगे, आप दोगे। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर कंट्री में लोग बहुत ज्यादा है और अगर कुछ लोग उनमें से माइग्रेट कर जाए और अल्टीमेटली कुछ लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना मिले, तो क्या पर कैपिटा बेनिफिट मिल पाएगा? क्या हर इंसान की इनकम बढ़ेगी? क्या हर किसी को वो बेनिफिट मिल पाएगा जो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, जो अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहा है? तो पर कैपिटा बेनिफिट मिलना श्योरिटी नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में बेनिफिट तो होता है, ह्यूमन कैपिटल ग्रो करती है, ठीक है, बट स्लोअर, यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा स्लोअर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। ठीक है, हायर इनकम होगी तो तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे, तुम अपनी स्किल्स पे भी काम कर पाओगे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाओगे, तो वो बेनिफिट तो है। इंडिया में 7 5 ईयर प्लान था,
जब हमारे यहाँ राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नवोदय विद्यालय का चलन शुरू करा कि भाई एक ऐसे सरकारी स्कूल शुरू करेंगे जहाँ पर टैलेंटेड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को और ज़्यादा सपोर्ट करा। उन्होंने रूरल एरियाज़ में एलिमेंट्री स्कूल्स और ज़्यादा डेवलप करे। तो 7 5 ईयर प्लान था। ड्यूरेशन इसका ना तुम लोगों को याद रखना है कौन सा था, तो ये था दोस्तों 1985 से लेकर 1990। तो इस 7 5 ईयर प्लान में ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब राजीव गांधी ने पहली बार इंडिया को समझाई थी। ठीक है, तो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि अगर तुम लोग अपनी एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा करोगे तो तुम कंट्री के लिए भी प्रोडक्टिव होगे। क्वालिटी भी मैटर करती है कि तुम कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, कौन से टीचर से तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, टीचर की स्किल बड़ी मैटर करती है भाई। ऐसी नहीं कुछ भी तुमने देख लिया, कुछ भी समझ लिया और तुम कंट्री का भला कर पाओगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है रिसेंटली 2020 में, है ना। NEP से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो चैप्टर नंबर 3 था, अभी चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसेस पे फोकस करा जा रहा है, AI पे, मशीन लर्निंग का फोकस है। अनस्किल्ड जॉब्स को मशीन ले चुकी है, डिमांड बढ़ रही है स्किल वर्कर्स की, डेटा साइंस की, डेटा एनालिस्ट की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, डेटा साइंटिस्ट की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, कोडिंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बच्चों को, आप लोगों को पता है BCom BBA में इन्वायरमेंटल स्टडीज कंपलसरी सब्जेक्ट हो चुका है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही है। एपिडेमिक्स मतलब होता है किसी लोकल एरिया में कोई डिजीज स्प्रेड होना। पैंडेमिक का मतलब तो सब लोग जानते ही हैं, इंटरनेशनली कोई डिजीज का स्प्रेड आउट होना। इनके बारे में, वैक्सीन्स के बारे में बच्चों को अवेयर करा जा रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग कि तुम्हें अगर साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसको स्कूल मना नहीं करेगा, किसी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे को मैथमेटिक्स लेनी है तो स्कूल मना नहीं कर सकता। तो ये लर्निंग पे फोकस है। ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स की डिमांड आज के टाइम पर जो डेवलप करी जा चुकी है, पुराने टाइम के लोग इसको थोड़ा सा डोंट माइंड इन्फीरियर देखते थे, पर आज के टाइम पे सब्जेक्ट कोई भी इन्फीरियर नहीं होता, बच्चे का इंटरेस्ट सुपीरियर होता है। अगर बच्चे ने अपना इंटरेस्ट जो उसके लिए सुपीरियर है वो आइडेंटिफाई कर लिया तो कोई स्ट्रीम, कोई फील्ड उसके लिए इन्फीरियर नहीं है, तो उसकी स्काई इज द लिमिट इन दैट केस। ठीक है जी, तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री के विजन पे चल रहा है। ठीक है, टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में हम आना चाहते हैं। अभी 2025 में तो हम 4th लार्जेस्ट है, बहुत जल्दी 3rd पर भी हम आ जाएंगे। ठीक है जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या फर्क होता है, मोटा मोटा फर्क समझा देता हूँ। फिजिकल कैपिटल इज टेंजेबल विच कैन बी सीन एंड टच्ड लाइक मशीन, लैंड, बिल्डिंग। Human capital cannot be seen. It is a person's education, skills, abilities, health, which even the person cannot see by himself. ठीक है, it's all internal. Now, physical capital can be built through imports. जिस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी है, जिस देश में मशीन अच्छी है, इंपोर्ट करवा लो। ह्यूमन कैपिटल को सुधारना है तो हमें देश में ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेंगी जिससे लोग और ज़्यादा हेल्दी हो और एजुकेटेड हो सकें। फिजिकल कैपिटल की जहाँ तक बात रही, टाइम के साथ मशीन की वैल्यू, कंप्यूटर की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू गिर जाती है। ह्यूमन कैपिटल की डेप्रिसिएशन को तुम अवॉइड कर सकते हो अगर तुम रेगुलरली अच्छा खाना खाओ, रेगुलरली अपनी नई स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट आप करते रहो। अदरवाइज घर में पड़े रहोगे और सोचो कि बस मेरी स्कूलिंग हो गई तो मेरी ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं करेगी, बर्बाद हो जाओगे घर बैठे बैठे। सो आई एम नॉट सेइंग घर पे बैठना नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वी शुड रेगुलरली बी इन्वेस्टिंग इन आवर हेल्थ एंड एजुकेशन, ताकि इसका डेप्रिसिएशन हम कम कर सकें। ठीक है जी, अब फिजिकल कैपिटल तो मोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाई जा सकती है, पर ह्यूमंस को इतना इजीली माइग्रेट करना आसान नहीं होता है ना प्यारे बच्चों। अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ह्यूमन कैपिटल कहता है कि एजुकेशन हेल्थ में पैसा खर्च करो, तुम्हारा एंड क्या है, प्रोडक्टिविटी, कि तुम कंट्री के लिए काम कर रहे हो, तुम देश का भला कर रहे हो, तो तुम हमारे लिए क्या हो, प्रोडक्टिव हो। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव निकलेगी अगर तुम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो। ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि तुम पढ़ो, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट है। तुम्हारा एंड तुम खुद अपने आप, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, जब तक तुम अलाइव हो, तब तक तुम्हें अपनी हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा करते रहना है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए सही एजुकेशन पे, सही हेल्थ केयर पे, जिसके बिना प्रोडक्टिविटी एक तो बढ़ नहीं सकती, और अगर प्रोडक्टिविटी नहीं भी बढ़ रही, तुम्हारा वेलबींग बढ़ रहा है ना, तुम सही हो ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फर्क यही है, ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड है और ह्यूमन डेवलपमेंट, तुम्हारी डेवलपमेंट वेलबींग रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हो जाता है, मैं ऐसा कहता हूँ, और ये थोड़ा सोसाइटी का सब्जेक्ट हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां पर एम्फेसाइज तुम्हारे वेलबींग की तरफ करा जा रहा है। फिर प्यारे बच्चों, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल का क्या सिस्टम है। तो अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं,
यूनियन गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स है, ठीक है। तो क्या क्या उनके काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में बता रखा है, ठीक है। देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, तो जहां पर उनके फंक्शंस बता रखे हैं, ठीक है जी। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ऑल 3 टियर सिटीज के अंदर क्या क्या उनका फंक्शन है गवर्नमेंट करती है। क्यों गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, क्यों सरकारी स्कूल है, क्यों सरकारी हॉस्पिटल है, क्यों प्राइवेट के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा होगा तो उससे उसके प्राइवेट फायदे भी होंगे, पैसा कमाएगा। सोसाइटी में भी डॉक्टर कितना अच्छा काम करते हैं, टीचर बच्चों को एजुकेट करते हैं। ये तभी पॉसिबल तो हो पाता है जब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उनकी लाइफ पर पड़ चुका है, जब वो अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो वो अपना भी भला कर रहे हैं, कितने सारे लोगों का भला कर रहे हैं। और एक बार गलत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले लिया, मतलब हॉस्पिटल तो सारी सही होते हैं बट पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और वहाँ का मैनेजमेंट कह रहे हैं कि पहले आप एडवांस में फीस जमा करवाइए तभी पेशेंट का आगे इलाज कंटिन्यू होगा। हो सकता है इतने में पेशेंट अपनी लाइफ लूज कर जाए। तो समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब तुम्हारा वो इरिवर्सेबल है, तुमने जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया। सरकारी हॉस्पिटल में इतनी मतलब प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। क्वालिटी कॉस्ट प्राइवेट की तुम्हें क्या पता, सरकार को तो आगे जवाब देना होता है ना भाई, मतलब सरकारी डॉक्टर्स को और सरकारी टीचरों को अगर बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आ रहे और डॉक्टर्स में अगर हॉस्पिटल में कोई दिक्कत चल रही है तो ठीक है। तो सरकार का रोल है कि वो स्टैंडर्ड्स रखें, इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एजुकेशन की मिनिस्ट्रीज हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट बोर्ड्स भी हैं, इनफैक्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन है अलग अलग के, स्टैटिस्टिक्स का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद कर लो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मतलब शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद कर लो। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की फुल फॉर्म याद कर लो। हेल्थ केयर के मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, हेल्थ से कार्डियोलॉजी की, ठीक है, फिर न्यूरोलॉजी की अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग हेल्थ के। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद कर लो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो बोलूंगा हेल्थ में याद रखो आईसीएमआर, और इंस्टीट्यूशन में एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग कंट्री में देखें तो पॉवर्टी की वजह से लोगों के पास एक्सेस कम है, प्राइवेट में हर कोई पैसा खर्च नहीं कर पाता ना, इनएबिलिटी, हर कोई हायर एजुकेशन ले नहीं पाता, कॉलेज की फीस बहुत महंगी होती है, हम सब लोग जानते हैं। एजुकेशन और हेल्थ के राइट्स वैसे तो फ्री है, ठीक है, एसेंशियल है डिजर्विंग के लिए और सोशली ऑप्रेस्ड लोगों के लिए जिनको सोसाइटी में दबाया जाता है। बट द इशू इज कि गवर्नमेंट की भी सीट्स लिमिटेड है, हॉस्पिटल में बेड्स लिमिटेड है, तो प्राइवेट सेक्टर में अफोर्ड करने के लिए हर किसी के पास इतने पैसे होते नहीं है। हालांकि सरकार अपना खर्चा बढ़ा रही है और वो चाहते हैं कि इंडिया में हर 100% लोगों को रीडिंग राइटिंग तो आनी ही चाहिए। अभी जो सर्वे हुआ था 2011 में, उसमें खाली 75% लोगों को रीडिंग राइटिंग आती थी, जो कि एक बहुत ही शेमफुल बात मैं बोलूँगा, क्योंकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में 90% से ज़्यादा लोगों को रीडिंग राइटिंग तो आती ही है। आप लोग जो जो अभी नोट्स में लिखा हुआ उसको लिख मतलब पढ़ पा रहे हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। इमेजिन अबाउट दोज पीपल हु डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो वो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, बट उनको रीडिंग राइटिंग देने कितनी डिफिकल्ट होती होगी उन लोगों की लाइफ में। अब गवर्नमेंट ने खर्चा क्या बढ़ाया है ओवर द ईयर्स या कम करा है, आइए देखते हैं। अब गवर्नमेंट अपने टोटल खर्चे में से कितना एजुकेशन पे लगा रही है, और ओवरऑल जो जीडीपी का खर्चा होता है उसमें गवर्नमेंट का एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, आइए देख लेते हैं। तो 1952 में जो गवर्नमेंट का खर्चा था, मतलब मान लो सरकार ने अगर 100 रुपए खर्च करे तो उसमें से गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए कितना निकाला था, 7.92, लगभग 100 रुपए में से सरकार ने 8 रुपए एजुकेशन सेक्टर के लिए लगाए थे। उसमें से ही सैलरीज देनी है, स्कूल्स कॉलेजेस बनाने हैं। 2020 में सरकार ने टोटल एक्सपेंडिचर में से कितना परसेंट एजुकेशन में लगाया गाइस, 16.54, रफली 17% के नियर अबाउट। जीडीपी की बात करें, जितनी वैल्यू के गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस हुए, तो उसमें गवर्नमेंट ने कितना एजुकेशन पे स्पेंड करा। तो इन 1952 इट वाज नॉट इवन 1%, बट इन 2020 इट इज क्लोज टू 4.47%। ठीक है, पैटर्न ये है कि इरेगुलर है, कभी ज़्यादा खर्चा करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी उनको इंपॉर्टेंस ज़्यादा रियलाइज होती है। काफ़ी बार स्कूल्स पे कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं, काफ़ी बार नॉन स्टॉप स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जब लगता है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं है, ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। एमसीक्यू पर्पस के लिए आप लोगों को ये फैक्ट्स याद रखने हैं, परसेंटेज आपको याद रखनी है। अब गवर्नमेंट कितना किस सेक्टर में खर्च कर रही है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक होती है प्राइमरी एजुकेशन 5वीं क्लास तक, एक होती है एलिमेंट्री 8वीं क्लास तक, एक होती है सेकेंडरी 10वीं तक, एक होती है सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक, और एक होती है टर्शरी कॉलेज लेवल जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। एलिमेंट्री की बात करते हैं 8वीं क्लास तक, हाईएस्ट खर्चा। ज़्यादातर स्कूल्स तुम गाँव में देखोगे तो वो 8th क्लास तक के हैं। हायर एजुकेशन पे सरकार का खर्चा बहुत कम है।
हर स्टेट में खर्चा अलग अलग है, मतलब पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा कॉलेज में क्या होता है गाइस, कंप्यूटर लेबोरेटरीज होती हैं एंड देन थोड़ी सी मतलब सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है। तो कॉलेज स्टूडेंट में बच्चे को पढ़ाने का खर्चा सरकार का ज़्यादा है, वहाँ प्लेग्राउंड वगैरह भी कॉलेज में देखना पड़ता है ना। तो वहाँ एलिमेंट्री में क्या है, बच्चा छोटी चेयर पर भी बैठ जाएगा, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ लेगा, तो वहाँ बच्चे को पढ़ाने का खर्चा सरकार का कम है। सरकार को हर लेवल पे अब एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे। सिक्किम में सरकार एक बच्चे की पढ़ाई पर एक साल में लगभग इतना पैसा खर्च कर रही है, ये है एनुअल डेटा एलिमेंट्री स्कूल का, मतलब 7th-8th क्लास का बच्चा मान लो है, सरकार इतना पैसा उसकी पढ़ाई पर लगा रही है। तो किताबें भी हैं, यूनिफॉर्म भी है, टीचर्स की सैलरीज वगैरह भी है। बिहार में जबकि ये इतना है। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे सर इतना डिफरेंस, इतना पैसा खर्च हो रहा है सिक्किम में, इतना पैसा खर्च हो रहा है बिहार में। अब भाई सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो 7 लाख से भी कम है, इतनी छोटी मतलब ये स्टेट है, तो यहाँ पर खर्चा इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स कम है और अल्टीमेटली पर स्टूडेंट रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बिहार की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, इवन मोर देन करोड्स, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर स्टूडेंट का खर्चा जो है वो कम निकल कर आ रहा है। रिजल्ट डिफरेंस है अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जो हमने भी ऑब्जर्व करा। इन एडुकेसी स्पेंडिंग के लिए कुछ स्टेट्स में तो इतना इतना खर्चा हो रहा है, कुछ स्टेट्स में काफ़ी कम खर्चा हो रहा है, ठीक है। और क्वालिटी में भी फिर थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है जब खर्चा कम हो रहा है, तो आप लोग समझ ही रहे हो। एजुकेशन कमीशन 1964-66 में एक साइंटिस्ट है जिनका नेम था कोठारी, ठीक है, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे थे कि तुम जीडीपी का कम से कम 6% खर्च करो, ठीक है। जितना जीडीपी में वैल्यू आ रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें तुम्हारा स्कूल्स में और कॉलेजेस में 6% तक खर्चा जाना चाहिए। और हमारा उस टाइम जा कितना रहा होगा, आई एम श्योर लेस देन 4% ही जा रहा होगा। तपास, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट एंड ही सजेस्टेड कि इन 10 साल के टाइम में, ठीक है, 1998 से लेकर 2007 तक, इन 9-10 साल में जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं इनकी एजुकेशन को फ्री करना है, और जीडीपी पे आपको लगभग, ठीक है, 6% खर्च करना पड़ेगा। इनका भी 6% ही था, जो कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए डिमांड कर रहा था गवर्नमेंट के साइड से, पर इतना करा नहीं अनफॉर्चुनेटली। और अभी भी गवर्नमेंट कितना कर रही है, लगभग 4% आउट ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको दिखाई थी ये वाली वैल्यू, अगर आप लोगों को याद है तो देखिए 4.47, ये 2020 का खर्चा है जीडीपी का। और इनकी जो डिमांड थी अगर हम देखें टपास जी की, तो इट वाज बेसिकली 6% बैक इन 1998 टू 2007, तो ये बहुत टाइम पहले का इनका 6% सजेस्टेड था। पॉलिसी मेजर्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई फ्री करी गई है सरकारी स्कूल में। लेट मी टेल यू, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है ना बच्चे, उसमें जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये फ्री कर दी गई है 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए। राइट टू एजुकेशन फ्री था 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, फर्क समझ लीजिए। 2% टैक्स भी लगाते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन का, ताकि वो एलिमेंट्री स्कूल वगैरह पे पैसा खर्च कर पाए, टीचर्स की सैलरी है, बच्चों की किताबें वगैरह है। तो हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है, स्टूडेंट के लोन्स की स्कीम निकाली है हायर एजुकेशन के लिए, मेनली जिन लोगों को ग्रेजुएशन करनी है। अब आप देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट्स जो है मेल फीमेल के, वो इंप्रूव हुए। मेल के 61.9% मेल्स को रीडिंग राइटिंग आती थी, 2017-18 में 82 हो गया। फीमेल का नंबर काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, कितने परसेंट बच्चे 5वीं क्लास पास कर रहे हैं, बॉयज़ में 78, 17 में 93% तक बॉयज़ हो चुके हैं। गर्ल 61 थी, अब 96 हो चुकी है। तो मेजोरिटी लड़कियां 5वीं क्लास पास कर लेती है, बॉयज़ में परसेंटेज कम है। हालांकि पॉपुलेशन का भी फर्क है तो परसेंटेज का फर्क आ जाता है। यूथ लिटरेसी रेट, कितने लोगों को बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 24 रीडिंग राइटिंग आती है, तो 1990 में सिर्फ 76.6 थे, अब 93% हो चुके हैं। 54.2 फीमेल थी, अब 90% हो चुके हैं। तो लगभग 90% से ऊपर हमारा लिटरेसी रेट हमें जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इट्स गुड। एजुकेशन फॉर ऑल आज भी हम देखेंगे कि ड्रीम ही है। लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है, पर इलिटरेट लोग आज भी काफ़ी हैं। ये जो 10% लोग रिमेनिंग है ना इलिटरेट है, इनका नंबर बेटा बहुत बड़ा है। बेटा 140 करोड़ लोग हमारे देश में बसते हैं, इनका 10% आप लोग इमेजिन कर लो। इतने सारे लोगों को अभी भी इंडिया में रीडिंग राइटिंग आती नहीं है, और ये तो मैं सिर्फ यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग ओल्ड एज लोगों को इंक्लूड करें तो ये नंबर आराम से 15 से 20% तक पहुँच जाएगा। 1950 में सजेस्ट करा गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दो, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। कर देते तो आज इंडिया में 100% लिटरेसी होता, पर वो अचीव हो नहीं पाया क्योंकि ये इम्प्लीमेंट तब हुआ नहीं। गोल तो था कि यूनिवर्सली लिटरेसी होनी चाहिए, ये तो रह गया, डिस्टेंट हो गया ये तो। जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल का गैप कम हुआ है। आप लोगों ने पहले देखा, पहले 30-40% का गैप था, अब यूथ में तो खाली 3-4% का ही रह गया, तो गैप कम हुआ है।
फीमेल एजुकेशन को एम्पावर करा जा रहा है, फर्टिलिटी कंट्रोल हो रहा है, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूसली हमें इसको प्रमोट करने की जरूरत है। अब हायर एजुकेशन पिरामिड है, ठीक है, जिन बच्चों के पेरेंट्स पैसा लगा देते हैं वो बच्चे पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। पर जिन बेचारे पेरेंट्स की इनकम कम है या सिंगल पेरेंट है, इनकम नहीं है, तो वो बेचारे अपने बच्चों की पढ़ाई यहीं पर रोक देते हैं, स्कूलिंग पे, ग्रेजुएशन पे, और वो बच्चा पहाड़ की चढ़ाई नहीं कर पाता। तो पिरामिड को समझो, स्टीप है, चढ़ाई मुश्किल है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अच्छा, ये बड़ी सरप्राइजिंग फिगर्स है। गाँव में जो मेल है वो कितने मतलब ग्रेजुएट जो है, और कुछ तो इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट है, 19% को काम नहीं है। शहरों में 16% लड़कों को काम नहीं है। रूरल एरिया में फीमेल ग्रेजुएट्स में 30% को काम नहीं है। प्राइमरी एजुकेटेड जो उन्होंने 5वीं पास करी है उसमें खाली इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। और सुन के शॉकिंग लग रहा है कि सर पढ़े लिखे लोगों में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो लोग प्राइमरी पास है, 5वीं पास है, उनमें खाली 3 से 6% लोग अनएम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों बेटा? इसका रीजन ये है कि अल्टीमेटली लोग लो वेज जॉब पकड़ लेते हैं। जब उनकी एजुकेशन कम है तो वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क या कोई ऐसे छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं हार्वेस्टिंग का, कि वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब इन लोगों का कैलिबर ज़्यादा है तो इनको काम नहीं मिलता है इतने आसानी से। तो इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट और फंड्स एलोकेट करना शुरू कर चुकी है, हम स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर रहे हैं ताकि लोग एम्प्लॉयबल हो। ऑब्जर्व हम ये कर रहे हैं कि एजुकेटेड लोग अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ, पर अनएम्प्लॉयमेंट लोग, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड। तो वो थोड़ा सा भी हमारे लिए चैलेंज है। आई बिलीव द चैप्टर इज ओवर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। आई नो थोड़ा रश में करवाया, चैप्टर थोड़ा सा वास्ट था, इसको रीड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो मैंने जैसा बोला कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स परचेज करने और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट का भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में रूरल डेवलपमेंट लिख देना, बहुत जल्दी आपको 30 मिनट्स का उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।